अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हम अपना जो चैप्टर नंबर 3 है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का, वो है अबाउट एंजाइम्स कि व्हाट आर एंजाइम्स क्या हैं। अगर हम बॉडी की बात करें, इवन हम एनिमल्स की बात करें या इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करें, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अपने अंदर एक जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो पोजेस करते हैं। और जितने भी यानी कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं उनमें एंजाइम्स जो हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। कि अगर हम किसी भी रिएक्शन की बात करें तो उस रिएक्शन को सम टाइम स्पीड अप करने के लिए किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस मोस्टली परफॉर्म होते हैं वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, क्योंकि एंजाइम वहाँ उन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और एज ए कैटलिस्ट जो है वो यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट का काम यही होता है कि वो रिएक्शन जो है उसको स्पीड अप करता है, जबकि खुद रिएक्शन में यूज़ नहीं होता और फिर रिएक्शन को वाइंड अप करने के बाद वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो सेम यही काम जो है वो एंजाइम का है कि एंजाइम क्या करता है कि रिएक्शन जो है बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उसमें यूज़ होता है, यानी कि एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है, उसको स्पीड अप करता है और फिर जब प्रोडक्ट्स बन जाती हैं तो फिर वहाँ से रिलीज़ आउट हो जाता है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। कुछ हम देखेंगे कि एंजाइम का जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है, और इसका मेन जो रोल है वो क्या है। इस चैप्टर के अंदर अगर हम फर्दर देखें तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो एंजाइम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स हैं, याद रखें कि जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अगर ये सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं तो इसका मतलब है कि जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट है वो हमारे पास होता है अमीनो एसिड्स। तो एंजाइम्स में भी क्या होंगे, फिर अमीनो एसिड्स होंगे। क्लियर। और इसका कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एंजाइम्स का यूज़ क्या है और ये क्यों हमारी बॉडी में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। कि जो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिनमें एनाबॉलिक हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, लाइक इवन डिफरेंट अदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें जो एंजाइम्स हैं ये यूज़ होते हैं। इसके बाद अब अगर हम देखें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो लाइक एंजाइम जो है ये किस तरह से काम करता है। एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है एक सबस्ट्रेट। क्लियर। जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो रिजल्टिंग जो सब्सटेंस बनता है वो होती है प्रोडक्ट और साथ में क्या बनता है, एंजाइम। क्लियर। तो यहाँ से जो मैंने बात की कि एंजाइम जो है वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है और जब प्रोडक्ट बन जाती है तो एंजाइम एज इट इज़ वहाँ से रिमूव हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रिएक्शन था, एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में मिले, क्या बनी, प्रोडक्ट, और एंजाइम जो है वो वैसे ही रिएक्शन से निकल गया, बाहर निकल गया, रिमूव हो गया। क्लियर। तो इसे हम कहते हैं कि एंजाइम जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है और फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद रिएक्शन से रिमूव हो जाता है। अब कुछ इस तरह से होता है कि एंजाइम जो होता है, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको किसी अदर सब्सटेंस जो है उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर इनको प्रॉपर हेल्प ना मिले तो ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करते। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो देयर आर डिफरेंट कोफैक्टर्स जो हैं ये नॉन प्रोटीन होते हैं, नॉन प्रोटीन। क्लियर। तो कोफैक्टर जो है ये आगे से इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, क्लियर, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। क्लियर।
अगर तो ये इनऑर्गेनिक हो कोफैक्टर तो उसमें हमें पता है कि ये हो सकता है लाइक जैसे Mg2+ है, क्लियर, और इसी के साथ साथ जो है Fe2+, क्लियर, कैल्शियम है, ये यूज़ होता है। तो ये जो है ये इनऑर्गेनिक जो है कोफैक्टर है और ये एक्टिवेटर के तौर पर भी यूज़ होते हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, तो ये आ जाते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स, क्लियर। कोएंजाइम्स में जैसे एक इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम अगर हम देखें तो वो NAD है, NAD+, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है कोएंजाइम है। और तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि कोफैक्टर नॉन प्रोटीन होगा, इसके आगे से कैटेगरीज है, इनऑर्गेनिक हो तो ये होंगे, अगर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो तो उसमें कोएंजाइम्स आ जाते हैं, क्लियर। अब ये कोफैक्टर का काम क्या है? कोफैक्टर का जो फंक्शन है वो है ब्रिज का, एक्ट एज ए ब्रिज। लाइक अगर हम सिंपल सी बात करें, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किसी सब्सटेंस की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें अगर हम देखें तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है लाइक अगर हम बात करें पेंटोस शुगर्स के जो आगे उसकी मेटाबॉलिज्म है उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। अब ये जो है ये कन्वर्ट होता है और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस एंजाइम का जो कोफैक्टर है वो है Mg2+। इट्स मीन कि ये जो है ये एंजाइम क्या कर रहा है कि इसकी मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, क्लियर। और किसके हेल्प के ज़रिए? Mg2+ के हेल्प के ज़रिए, कि Mg2+ जो है वो एज ए कोफैक्टर के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहा है कि इसको एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पर जो कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन, इनऑर्गेनिक, ये सारे के सारे जो है ये एक्टिवेटर्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं। एक्टिवेटर्स के तौर पर, एक्टिवेटर वो होता है जो एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है और फिर फर्दर आगे जो है वो रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। तो Mg2+ यूज एज ए कोफैक्टर। तो कोफैक्टर एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। तो ये एंजाइम था और ये इसका सबस्ट्रेट था और इन दोनों के दरमियान जो Mg2+ है उसने क्या किया, एक्ट किया एज ए कोफैक्टर के तौर पर, क्लियर। तो ये हमारा ये कोफैक्टर जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर जो है क्लियर हो गया। इसके बाद हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं एंजाइम्स के जिनको अगर हम डिस्कस करें लाइक जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम है, इसके अलावा हमारे पास एक है एपोएंजाइम और एक है हमारे पास होलोएंजाइम। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्लियर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो है वो पूछी जाती हैं बोर्ड के एग्जाम में। प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम है, एपोएंजाइम, होलोएंजाइम और पीछे हमने भी डिस्कस किया कोफैक्टर को, तो कोफैक्टर के मुतालिक भी पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है। अब हम इन्हें जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो नॉन प्रोटीन पार्ट अगर कोवलेंटली बॉन्डेड हो तो वो कहलाता है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास है
फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स। ये इंपॉर्टेंट प्रोस्टेटिक ग्रुप में इनका शुमार होता है, लाइक जैसे FAD है, क्लियर, फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, क्लियर, ये जो है ये क्या है, प्रोस्टेटिक ग्रुप। इसके अलावा एक हेम जो है, हेम ग्रुप, जो हीमोग्लोबिन में है, हीम ग्रुप, ये भी जो है क्या है, प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है कि इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा होगा, लाइक जैसे कोफैक्टर है, ये बॉन्डेड हो तो वो क्या कहलाएगा, प्रोस्टेटिक ग्रुप कहलाएगा। और अगर ये लूजली अटैच हो प्रोटीन पार्ट के साथ तो वो क्या होगा, कोएंजाइम। कोएंजाइम का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो कोफैक्टर है इसकी आगे से 2 कैटेगरीज हैं। एक इनऑर्गेनिक है जिसमें सारे एक्टिवेटर्स आ जाते हैं, Mg2+ है, Fe2+ है, कैल्शियम है, ठीक है, और दूसरे आ जाते हैं ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में क्या आते हैं, कोएंजाइम्स। और कोएंजाइम्स का मैंने आपको बताया कि ये जैसे NAD+ है, NAD+, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इंपॉर्टेंट जो है वो कोएंजाइम है। और ये क्लोजली रिलेट करते हैं विटामिन्स के साथ, क्लियर। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एपोएंजाइम एंड होलोएंजाइम। एपोएंजाइम क्या है और होलोएंजाइम क्या है। याद रखें कि जो एपोएंजाइम है ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव, क्लियर, ये क्या है, इनएक्टिव है। जो होलोएंजाइम होता है ये एक्टिव होता है, यानी आपके पास जो एक्चुअल एंजाइम है वो क्या है, होलोएंजाइम, जो कि एक्टिव होता है। एपोएंजाइम जो है वो इनएक्टिव होता है विदाउट इट्स कोफैक्टर और प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक है। और होलोएंजाइम जो है ये क्या होता है, एक्टिव होता है। तो एपोएंजाइम है और होलोएंजाइम, एपोएंजाइम जो है ये इनएक्टिव होगा जबकि होलोएंजाइम जो है वो क्या होगा, एक्टिव होगा, क्लियर। तो ऑलरेडी मैंने बात की कि जो एपोएंजाइम है ये, इसमें कोई प्रोस्टेटिक ग्रुप ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, जबकि जो होलोएंजाइम है इसमें क्या होगा, विद इट्स प्रोस्टेटिक ग्रुप, लाइक एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्टेटिक ग्रुप रिमूव्ड इज डिजाइनेटेड एज एपोएंजाइम, जबकि एक्टिवेटेड एंजाइम consisting of a polypeptide chain and a cofactor is known as holoenzyme, क्लियर, कि ये होगा इनएक्टिव फॉर्म में और ये होगा एक्टिव फॉर्म में, होलोएंजाइम। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमें पता है कि हमारे पास DNA पॉलीमरेज है, DNA पॉलीमरेज, क्लियर। इसी तरह से RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। तो ये हमारे पास क्या है, होलोएंजाइम है, क्योंकि होलोएंजाइम जो है वो एक्टिव होता है, क्लियर। एक ऐसा एंजाइम जो अपने साथ, जिसके साथ यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों, या आप ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर, क्लियर, वो क्या होगा, होलोएंजाइम होगा। और ऐसा एंजाइम जिसके साथ जो विदाउट इट्स कोएंजाइम और प्रोस्टेटिक ग्रुप, तो वो क्या होगा, एपोएंजाइम होगा। और एपोएंजाइम जो है वो इनएक्टिव होता है, जबकि ये जो है क्या होगा, एक्टिव एंजाइम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एंजाइम के हवाले से। इसके अलावा कुछ और अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ये एंजाइम के साथ बाइंड करता है और फर्दर आगे प्रोडक्ट बनती है। जो एंजाइम होता है इसके ऊपर एक स्पेशल साइट होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और देन आगे जो है वो क्या बनती है, प्रोडक्ट, और एंजाइम वहाँ से जो है वो रिलीज हो जाता है। ये आपने याद रखना है, क्लियर। इसको हम आगे जो है आने वाले फर्दर टॉपिक्स हैं उनके अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम कुछ देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसे हमारी बॉडी जो है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन होती है,
हमारी बॉडी में। इसके अलावा जो है डिफरेंट अदर रिएक्शंस होते हैं, लाइक जैसे अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल है, उसके लिए अलग एंजाइम्स होते हैं, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए अलग एंजाइम होते हैं। तो हर किस्म के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं और वो एक स्पेसिफिक लोकेशन जो है उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसके जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। क्लियर? इसी तरह से जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसके एंजाइम्स भी जो है वो कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। क्लियर? जो फोटोसिंथेसिस है, क्लियर, उसमें जो है लाइक क्लोरोप्लास्ट जो है वो यूज़ होता है, उसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो मोस्टली होते हैं प्लांट्स वगैरह में, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो हर जो रिएक्शन है, क्योंकि अगर हम ये देखें तो दीज आर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो ये इनके जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल जो है उसके अंदर लोकेट करते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें राइबोसोम है, राइबोसोम, तो राइबोसोम एक ऑर्गेनेल तो है, तो इसके अंदर भी जो है वो एंजाइम्स होते हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है इसका राइबोजाइम, राइबोजाइम। क्लियर? ये राइबोजाइम क्या करता है कि जब जो यानी कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो आकर बाइंड करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जब राइबोसोम्स बाइंड करते हैं मैसेंजर आरएनए पे, तो ट्रांसफ़र आरएनए जब जैसे आगे मूव करता है तो जो अमाइनो एसिड्स की जो आपस में बॉन्डिंग होती है उसमें भी ये जो एंजाइम है ये इन्वॉल्व होता है। क्लियर? जो कहाँ पे आता है, कहाँ से आता है? राइबोसोम से आता है। तो ये इनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। तो ये हमारा टॉपिक था, ये यहाँ पर जो है वो क्लियर हो गया, जिसमें हमने बेसिक जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया यहाँ पर, कि प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या है, कोएंजाइम क्या है, एपोएंजाइम और होलोएंजाइम क्या है, इन चीज़ों को हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया। ओके, थैंक्स।